नोट्स मिल गया ऑप्शनल की। हाँ, क्लास ऑप्शनल का जो मानव भूगोल में मॉडल एंड सिद्धांत करके नोट्स मिला। ऑप्शनल का जो मॉडल एंड थ्योरीज करके मिला क्या नोट्स? होगा ना यार, जीरोक्स करवा दिए, दे दिया बोलो तो कौन तो कितने लोग को मिला तो हो गया, ले लेना फोटो कॉपी। 3 लोग को मिल गया, इसका मतलब कि ये जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ मॉडल एंड सिद्धांत है ना, पेपर फर्स्ट का टॉपिक नंबर 10 है। हाँ, सोशल जस्टिस की बस ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि वो करंट अफेयर उससे जुड़ा के योजनाएं वोजनाएं जितने भी है बहुत सारे, कितना बहुत ज़्यादा पढ़ोगे तो फिर वो ऐसी हौच पौच हो जाएगा। ठीक है, वैसे है एक नोट्स में, देखता हूँ उसमें क्या क्या सर ने लिखवाया है उसके हिसाब से, क्योंकि सोशल जस्टिस में जो करंट में अभी जितनी योजनाएं वगैरह चलेंगी ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब नोट्स में क्या बहुत सारी शुरू से लेकर योजनाएं दिए होंगे, तो फिर उन सब योजनाओं के याद करने के चक्कर में तुम लोग जो अभी की नई योजनाएं हैं वो भी ठीक से याद नहीं कर पाओगे। तो जैसे अभी इकोनॉमिक्स सर्वे में सर ने कुछ नई योजनाएं वगैरह बताई होगी, तो योजनाओं को भी कैसे याद रखना है, एग्रीकल्चर सेक्टर्स में कौन सी है, महिलाओं के लिए कौन सी है, विकलांग लोगों के लिए कौन सी है, बुजुर्गों के लिए कौन सी है, उद्योग में कोई है तो उद्योग, ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसपोर्टेशन, तो इस तरीके से अलग अलग सेक्टर्स की योजनाएं सोशल जस्टिस के लिए। और सोशल जस्टिस में जो आता है पूरा को पूरा कौन सा आता है, महिलाओं के लिए हो गया, वुमेंस के लिए, फिर आपका विकलांग वगैरह उनके लिए हो गया, बुजुर्गों के लिए हो गया, बच्चों के लिए हो गया। तो सोशल जस्टिस के लिए मेन सोशल जस्टिस का मतलब ही है कि जो आपका क्या है, जिनको समाज में समान रूप से अधिकार नहीं मिले हुए उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए क्या किया जाता है, आपका जो कई सारी योजनाएं चलाई जाती है, उन योजनाओं को ध्यान में रखना है। राइट, तो उसके कंटेक्स्ट में है। ठीक है, बाकी मैं देख लेता हूँ सर ने क्या क्या पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग यदि ज़रूरत होगी तो सपोर्टिव नोट्स दे दूंगा। ठीक है, और वो चेंज भी होते रहता है। तो नेक्स्ट टॉपिक आज हम लोग सिलेबस जो अभी पढ़ रहे हैं, मैंने कहा कि जो नए बच्चे हैं पेपर फर्स्ट में सबसे लास्ट वाला टॉपिक है, टॉपिक 10 है आपका, जिसका नाम लिखा होगा मानव भूगोल में मॉडल एंड सिद्धांत। क्या लिखा है हेडिंग है ना, मानव भूगोल में मॉडल एंड थ्योरीज, मॉडल एंड सिद्धांत करके लिखा होगा। तो ये टॉपिक हेडिंग है आपका, इसी को पढ़ रहे हैं हम लोग। इसमें 3-4 सिद्धांत पढ़ चुके हैं हम लोग। इसी टॉपिक में पहला ही टॉपिक जो दिया होगा उसका नाम है तंत्र विश्लेषण। ये आज देखते हैं, सिस्टम एनालिसिस, तंत्र विश्लेषण। एक सिलेबस में पहला ही टॉपिक होगा इस वाले में, तंत्र विश्लेषण, वो हम लोग देखते हैं। इसके पहले 2-3 सिद्धांत पढ़ा दिया है, और उसी का नोट्स मैंने कहा कि इसका नोट्स भी, हालांकि जो क्लास में स्लाइड्स बना के दिया उतना ही काफ़ी है आप लोग के लिए, लेकिन फिर भी प्रिंटेड नोट्स है, उसमें और डिटेल दी है, वो बुक एक बुक के फॉर्म में हो गया। जो प्रिंटेड नोट्स है मेरे वाले वो किसके फॉर्म में है, मतलब बुक्स का काम करेंगे, इसलिए कोई बुक्स नहीं पढ़ने वाली कराता हूँ ना। आपका बुक्स क्यों नहीं पढ़नी है, क्योंकि जो नोट्स दे रहा हूँ क्या है आपके बुक के रूप में कवर किया गया है ना, उसमें थोड़ा डिटेल दिया हुआ है। आ रही बात समझ में? और क्लास में जो कराता हूँ उसी का कम करके कराता हूँ, स्लाइड्स में जो देता हूँ वो उसका कम रूप में रहता है। तो एग्ज़ाम में काम का तो जो आना है, काम की जो चीज़ें हैं वो क्लास और स्लाइड्स वगैरह में जो लिखा गया उतना ही काम का है, लेकिन उसको और कभी कभी होता है ना ज़्यादा समझने का है, तो कहीं पे लग रहा है कि उससे काम नहीं चल रहा है, तो फिर वो नोट्स प्रिंटेड में दिया रहता है डिटेल में। तो इस तरीके से फिर आपको कुछ भी इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं होती। इसी नोट्स को 10 बार पढ़ना है, इसी चीज़ को जो 10 बार पढ़ना है। उसके बाद भी कहीं पे कुछ लगे कमी है या कुछ लग रहा है तो पहले मेरे से डिस्कस कर लेना कि सर ये टॉपिक है या इस टाइप की चीज़ें हैं जो आपके नोट्स या मेरे इससे कवर नहीं, ऐसा तो नहीं मिलेगा लेकिन यदि मिल गया तो पहले मुझसे डिस्कस कर लेना है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर, क्योंकि 10 बुक पढ़ने के चक्कर में जाओगे, बच्चे गलती क्या करते हैं यहाँ पे भी जितने बच्चे वो सब यही गलती करते हैं कि क्या गलती करेंगे, जो नोट्स मैंने दिया उसको अच्छे से पढ़े नहीं है अभी, तो 10 अलग अलग मार्केट से विजन IAS से लेके जितने भी सब अवेलेबल है ना, सभी अवेलेबल है। तो वो फिर वो 10 ठो PDF ले लेंगे, 10 ठो लालच आ जाएगा, दृष्टि की बुक ले लेंगे, फिर उसकी बुक ले लेंगे। तो मैंने भी जो बनाया हुआ है, हमने भी जो बनाया डेफिनेटली उन सबको भी कवर किया हुआ है ना, अपना भी इनपुट डाला हुआ है, कई सारी चीज़ें उनकी अच्छी लगी उनका ही उठा करके ले लिया है। तो हमने भी कोई नया, क्योंकि उनके पास 50-500 लोगों की टीम है, वो काम करे, मेरे पास नहीं है,
तो मैं क्या करता हूँ, 50 लोग ने जो काम किया उसी में से अपना अच्छा निकाल लेता हूँ। मैं क्या है फालतू 50 लोग की टीम बनाऊँ, जो काम उन्होंने कर रखा है। सभी इंस्टीट्यूट वाले, जो बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले, जो उनके पास पूरी टीम है, चाहे बाजीराव हो चाहे बड़ी बड़ी कोचिंग जो भी है, ठीक है, तो उन्होंने टीम बना करके बना रखा है। उसमें फिर मैं जबरदस्ती कोई नया थोड़ी जोड़ने वाले, वही जो दिया है उसी में से लगता है कुछ चीज़ें और ज़्यादा अपने अनुभव को अपने इसके हिसाब से मैं फिर से देख लेता हूँ कि भाई इसमें कौन सा और काम करना ही है और कम कर देता हूँ, है ना। बस समझिए, 2-3 अलग अलग देख लेता हूँ, उसमें से जो अच्छा लगा उसको ले लेता हूँ, तो और ज़्यादा अच्छा बन जाता है ना। बस समझ में, ऐसा नहीं कि आपको जो दिया रहा हूँ मैं अब बहुत ज़्यादा, अब मेरी कोई टीम लगी नहीं है उसमें, जो है मेरा सिर्फ दिमाग लगता है। और जितने भी अच्छे नोट्स अवेलेबल है सबके, विज़न का 1 नंबर का बकवास है। विज़न का तो पढ़ोगे तो पागल हो जाओगे, तो विज़न का तो कभी कोशिश ही मत करना पढ़ने की, क्योंकि उसने हर चीज़ फैक्ट्स निकाल के इतना डालने की कोशिश की है कि आप पढ़ते पढ़ते पागल हो जाओगे, याद कुछ नहीं होगा, तो टाइम वेस्ट है वो, पहली बात तो है कि नहीं। बाकी का भले और भी कई सारे आते होंगे, मुझे तो नहीं पता, मैं तो 2-3 फॉलो करता हूँ। बाजीराव है, दृष्टि उष्टि है, ठीक है, PW भी डालता है आजकल, बना करके टीम बना के डाल रहा है, तो PW का भी है। और इन सबको 3-4 साइट्स देखता हूँ मैं, जो पुरानी कोचिंग से बाजीराव वगैरह अच्छी इंग्लिश में देखना हो तो इंग्लिश में उसका देखता हूँ, ठीक है। और इस सब का आजकल बहुत सारी इनसाइट है इंग्लिश में तो और भी है, जिसका जो अच्छा लगता है, तो उन सबको देख करके हम लोग क्या करते हैं, फिर उनमें से जो अच्छा लगता है उनको निकाल करके आपको देते हैं। तो इसलिए इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। जो हमने काम करके दिए उसी को 10 बार पढ़ो, न कि 10 चीज़ को 1 बार पढ़ो। सीधा सा फंडा यही है। यूपीएससी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना है तो 10 चीज़ों को 1 बार नहीं पढ़ना है, एक चीज़ को क्या करना है 10 बार पढ़ना है ना। मुझे मालूम है मेरी क्लास के भी बच्चे ऐसे जो मेरी क्लास ठीक से किए नहीं है, लेकिन अभी और 10 ठो कोर्स लेकर के पढ़ रहे होंगे उन लोग, तो वो ज़िंदगी भर कभी इसका कोर्स कभी उसका कोर्स कभी उसका कोर्स लेके पढ़ते रहेंगे, लेकिन रिजल्ट उनका क्या रहेगा, 2-4-5 साल बाद 0 रहेगा, क्योंकि मालूम है कि टाइम वेस्ट हो रहा है उनका। उन्होंने मेरी क्लास पूरे अच्छे से नहीं की। मेरी का मतलब मेरी जो भी मेरी क्लास चलती है, अलग अलग टीचर से चलती है, उसको भले उन्होंने किसी भी कारण से छुट्टी मारे हो, अपने पर्सनल कारण से, ठीक है, किसी और दूसरे कारण से, लेकिन उसके बाद फिर लगता है कि अब बहुत सारी चीज़ें छूट गई है, तो उसके बाद में वो लोग मेरा ही कोर्स देखना चाहिए उन लोगों को कि जो पिछला रिकॉर्डेड पड़ा हुआ है, लेकिन उसको नहीं विश्वास करेंगे, फिर सोचते कि नया ले लेते। और जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाले, वो आपके लिए जिम्मेदार नहीं है। ये चीज़ हमेशा समझिए कि मैं तुम लोग को ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ तो मैं जिम्मेदार हूँ। तुम कल आके मुझसे पूछोगे कि सर आपने पढ़ाया तो कुछ भी नहीं आया, तो मुझे जवाब ऑनलाइन वाला कोई ऐसा देने वाला है क्या? चाहे कितना भी बड़ा अनअकैडमी हो, चाहे PW हो, चाहे कुछ भी हो, उनको सिर्फ पढ़ाने से, टाइम पास करने से मतलब, पैसा कमाने से मतलब है ना। 35,000 का कोर्स दे रहे हैं, 35,000 में एक टीचर की ठीक सैलरी नहीं आती, ठीक है, उन लोगों को बहुत सारे बच्चे हो जाते, इस कारण से सैलरी निकल जाती है, लेकिन वो टीचर, मैं भी बता रहा हूँ ईमानदारी से कि मैं तुमको ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ, ज़्यादा अच्छे से पढ़ाता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हें फेस टू फेस जवाब देना है। यदि मेरे पास भी ऑफर है PW से जुड़ने से लेके खान GS अभी प्रयागराज में डाला हुआ है, ठीक है, उसका भी ऑफर है मेरे पास, लेकिन मैं इसलिए अभी जा भी सकता हूँ, मैंने कहा फ्रीलांसर के रूप में आके पढ़ाऊँगा करके, ठीक है, लेकिन वहाँ जाऊँगा तो होगा क्या, मेरा अपना इंस्टीट्यूट में ज़्यादा अच्छे से पढ़ाता हूँ। दूसरा है, मुझे कोई जिम्मेदारी तो है ही नहीं, एक बार पढ़ाना है आकर के, या ऑनलाइन पढ़ाना है किसी की बड़ी कोचिंग में, तो मेरी कोई जिम्मेदारी होता नहीं, बस सिलेबस पढ़ाओ, ख़त्म करो। उस वक्त मुझे कोई पूछने वाले तो डेफिनेटली मैं उतने ऑनेस्टली के साथ, हालांकि कोशिश करते हैं हम लोग वहाँ पे ऑनेस्टली पढ़ाए, 90% टीचर्स कोशिश करता है, लेकिन उतना फिर भी कोशिश करने के बावजूद भी 100% एफर्ट्स नहीं रहेगा। तो इसलिए जो ऑफलाइन, यदि आपके पास मौका है तो ऑफलाइन से बेटर आपके पास ऑप्शन नहीं होता है, राइट। और बाकी उसके अलावा भी कुछ कम ज़्यादा तो खुद इतनी समझ उत्पन्न हो जाती है कि फिर आप कंटेंट कहीं से भी निकाल के मुझसे डिस्कस करके, टीचर से डिस्कस करके कवर कर सकते हो। ये थोड़ा सा ध्यान, बचना है, भटकाव से बचना है। कहने का मतलब ये है, ये लेक्चर देने के पीछे मेरा कारण यही है कि यहाँ पे मैं भी जानता हूँ बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं, क्लास कर रहे 1-1.5 साल से, खुद से रेगुलर क्लास नहीं किए, लेकिन भटके हुए। अब तो जाके कोई दूसरा ऑनलाइन ज्वाइन कर ले, कोई तीसरा ऑनलाइन ज्वाइन कर ले, और सब टाइम इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं कर रहे। तो ये भटकना नहीं है, एक ही जगह से एक ही चीज़ को 10 बार पढ़ना है, तो आपका आराम से कहने के आज नहीं तो कल सिलेक्शन हो जाएगा। ये विश्वास के साथ काम करना है। एनीवे, एक टॉपिक है सिस्टम एनालिसिस, ठीक है, इसका नोट्स मैंने दे दिया है और अच्छे से बना के दिया। मैं खुद नहीं बोलता हूँ, जाके कंपेयर कर लो, जो भी मैं नोट्स दे रहा हूँ उसका कंपेयर आप किसी से भी कर सकते हैं, ताकि पता चले कि वास्तव में काम जो क्वालिटी क्या है। हाँ, बोल रहे थे। चलिए, तंत्र विश्लेषण में आते कॉन्सेप्ट है आपका, इसमें सिंपल सा टॉपिक है, इसका
सबसे पहले तंत्र विश्लेषण संकल्पना है क्या, कॉन्सेप्ट, फिर से वही संकल्पना आ गया, कॉन्सेप्ट आ गया। तो इसमें क्या क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो तंत्र क्या है बताना पड़ेगा, सिस्टम का मतलब आप क्या समझते हैं, है ना। उसके बाद तंत्र विश्लेषण क्या है बताना पड़ेगा, दोनों को जोड़ शब्दों का यूज करना पड़ेगा। सिस्टम एनालिसिस क्या है ये बता दो, राइट। तो कॉन्सेप्ट में ये कम से कम शुरुआत यहाँ से करोगे आप लोग। फिर तंत्र के कुछ प्रकार है, तंत्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ सिस्टम, या तंत्र के तत्व पहले देख लो। तंत्र के तत्व कौन कौन से हैं, एलिमेंट्स। फिर तंत्र के प्रकार, एलिमेंट्स एंड संरचना, इसी में स्ट्रक्चर कभी आ जाए तो स्ट्रक्चर, एलिमेंट्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टम थोड़ा सा। उसके बाद तंत्र के मध्य संबंध क्या पाए जाते हैं, रिलेशन, लिंक, रिलेशनशिप या लिंक कैसे उनके बीच में। हाँ यहाँ पे हाँ एलिमेंट्स है, इसी एलिमेंट्स के आधार पर टाइप्स निर्धारित करेंगे। एलिमेंट्स एंड स्ट्रक्चर लिख लीजिए, एलिमेंट्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टम, राइट। टाइप्स नहीं अभी, ठीक है। तो टाइप्स लिखना तो फिर टाइप्स एक अलग आ जाएगा, टाइप्स प्रकार, इसी के आधार पर अलग अलग प्रकार बनेंगे, तो भी देख लेते हैं। और फिर उनके बीच में किस प्रकार का संबंध पाया जाता है, इंटर रिलेशन। इंटर रिलेशन देख लेना है थोड़ा सा। और उसके बाद आपका जो है मानव भूगोल, या भूगोल में इसका महत्व क्या है, तो खास करके भूगोल में, मानव भूगोल में ही महत्व पूछता है। तो अभी इस टॉपिक से एक ही क्वेश्चन बार बार 3-4 बार रिपीट किया होगा, मानव भूगोल में तंत्र विश्लेषण का उपयोग क्या है, महत्व। भूगोल में इसको एप्लीकेशन कहता है, अनुप्रयोग, एप्लीकेशन एवं महत्व दोनों लगभग सेम सेम ही है, एप्लीकेशन एंड सिग्निफिकेंस। ऑफ सिस्टम एनालिसिस इन ज्योग्राफी। तो ये सब डायमेंशंस आपको देखने हैं, तो इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। अप्लाइड पोर्शन है, रटने वाला कुछ भी नहीं है इसमें, थोड़ा सा समझना है कॉन्सेप्ट को, समझ गए तो फिर आप अपने हिसाब से जो भी एग्जाम्पल दिमाग में उठा के लिख सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 शब्द हमारे पास, एक तंत्र और एक विश्लेषण है। तंत्र क्या होता है, तंत्र मंत्र, एक तो तंत्र मंत्र होता है जब जीवन में कठिनाइयाँ आती तो हम तंत्र मंत्र का सहारा भी लेते हैं, सुपरस्टिशंस, तो वो तंत्र नहीं यहाँ पर। यहाँ पे तंत्र का मतलब क्या हुआ, बताया था बीच में, ठीक है, अंतर संबंध। जैसे मानव शरीर एक तंत्र के रूप में काम करता है, सबसे एग्जांपल देखेंगे तो मानव शरीर जो है ये किसके रूप में काम करता है, तंत्र के रूप में। इसलिए बचपन में पढ़ा होगा तो ह्यूमन बॉडी सिस्टम लिखा रहता है ना, ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर तंत्र लिखा रहता है। क्यों, क्योंकि मनुष्य के शरीर का हर एक अंग, हर एक पार्ट आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है, जुड़ा हुआ है। पैर में चोट लगती है तो दर्द सब जगह होता है है कि नहीं। तो इसका मतलब है कि हमारे शरीर का हर पार्ट क्या है, जुड़ा हुआ है और कई सारे पार्ट से मिल करके बना हुआ है।
तो तंत्र वर्ड हम लोग यूज करते हैं, है ना। एक तो सिस्टम वाला, जो सिस्टम बोलते हैं कि सिस्टम बना के दो, या प्रशासनिक तंत्र या प्रशासनिक सिस्टम, वो भी वही हुआ। कई सारे अधिकारियों का समूह है, कई सारे लोगों का समूह है जो आपस में क्या करते हैं, मिलजुल करके काम करते हैं। एक सिस्टम बना हुआ है सीक्वेंस में, इसलिए उसको भी क्या बोलते हैं हम लोग, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बोलते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि उसमें भी एक सिस्टमेटिक तरीके से क्या होता है, चीज़ें जुड़ी हुई है, एक निश्चित नियम के अनुसार ही काम धाम होते हैं। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है कि तंत्र तभी कहलाएगा जब दो या दो से अधिक चीज़ों से मिल करके बना हो और एक निश्चित प्रक्रिया के द्वारा वह क्या हो, आपस में जुड़ा हुआ हो, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, तंत्र कहते हैं। तो तंत्र की परिभाषा जो है, तंत्र का मतलब होता है दो या दो से अधिक तत्वों का समूह, दो या दो से अधिक तत्वों का समूह जो एक निश्चित प्रक्रिया के द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं, आपस में जुड़े हुए या अंतर संबंधित होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तंत्र कहते हैं। इंग्लिश में लिख लीजिएगा ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, हमारी बस ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स having interrelation among them with proper channel, a proper procedure, with proper channel, through proper procedure। क्लियर है, ये प्रॉपर प्रोसेस, एक निश्चित प्रक्रिया के द्वारा आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। जैसे मनुष्य है तो मनुष्य का कई सारे एलिमेंट्स है ना। एक तो ऊपर दिख रहा है आपका हाथ पैर नाक कान, सब आपस में किसी न किसी से जुड़े हुए, हाथ उठाते, ठीक है। हाथ में दर्द होता है तो ब्रेन सिस्टम उसको रिसीव करता है और क्या करता है कि कुछ ना कुछ दर्द हो रहा है महसूस कराता है हमें जो है। लेकिन आंतरिक सिस्टम अलग है हमारा, फिर आपका नर्वस सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ब्रेन सिस्टम है, सब कुछ आएगा आपका अलग अलग, इसलिए सिस्टम वर्ड यूज करते हैं क्योंकि वो आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड है। आ रही बात समझ में। तो इसको जिनसे मिल करके बना होता है वो तत्व कहलाते हैं, है ना। तत्व यहाँ पे पढ़ेंगे, तंत्र के तत्व का मतलब अभी देखेंगे कि तंत्र जिन चीज़ों से मिल करके बना है। जैसे मनुष्य की बॉडी की बात करें तो एक बाहरी हो गया, एक आपका इंटरनल हो गया। आउटर में देखेंगे तो वही हाथ पैर नाक कान जो दिख रहा है आप लोग को बाहर, वो आउटर सिस्टम हो गया आपका जो, और इंटरनल में फिर आपका अलग अलग सिस्टम आ जाएंगे, है ना। तो उसको वहाँ पे देखेंगे। तो तंत्र का मतलब समझ में आ गया यहाँ पर, है ना। जैसे हम लोग इकोसिस्टम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र। क्यों बोलते हैं, क्योंकि पर्यावरण की सभी चीज़ें आपस में क्या है, जुड़ी हुई है ना। सनरेज आती है तब जाके फोटोसिंथेसिस होता है, प्लांट्स सॉइल से आपका न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, वाटर लेते हैं और क्या करते हैं, खाद्य बनाते हैं, उसको फिर शाकाहारी जानवर खाता है, फिर मांसाहारी, इस तरीके से एक पूरा क्या बना हुआ है, चेन बना हुआ है, सिस्टम बना हुआ है। इसलिए हमको उसको क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। आया समझ में। तो सिस्टम कहलाने के लिए ज़रूरी है कि दो या दो से अधिक तत्व से मिलके बना हो और उनके बीच में इंटर रिलेशन भी होना जरूरी है। आ रहा है समझ में। तो हो गया तंत्र। अब आते हैं विश्लेषण। एनालिसिस का मतलब क्या होता है बताया था मैंने। किसी भी चीज़ का एनालिसिस करने का मतलब क्या होता है। जैसे आप लोग यूपीएससी की तैयारी करना स्टार्ट किए तो सबसे पहले सिलेबस एनालिसिस कर लो बोलते हैं हम लोग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस कर लो बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं ना भाई। इसका मतलब क्या हुआ, हाँ जांच कर लो, एग्जामिन कर लो, सिस्टमेटिक, है ना। विश्लेषण करने का मतलब हो गया सिस्टमेटिक स्टडी। सिस्टमेटिक स्टडी को हम लोग क्या कर सकते हैं, सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन, है कि नहीं। सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन ऑफ एनीथिंग, उसको हम लोग क्या बोले, एनालिसिस करना बोलेंगे, है ना। हिंदी में कहेंगे आपका व्यवस्थित तरीके से परीक्षण करना, व्यवस्थित तरीके से किसी चीज़ की जांच करना, व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करना, क्या कहलाएगा आपका, एनालिसिस कहलाएगा। आ रही ना बात समझ में। जैसे सिलेबस एनालिसिस का मतलब हुआ कि यूपीएससी का जो सिलेबस है उसको थोड़ा सा व्यवस्थित तरीके से क्या करना, हमें प्रॉपर वे में स्टडी करना है कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है। तो एक मेंस एग्जाम, सॉरी प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, फिर आपका इंटरव्यू होता है। प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है,
तो प्रीलिम्स में ये सब टॉपिक है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, कॉन्स्टिट्यूशन है। तो हम लोग क्या करें, स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिकली हम लोग वहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसका स्टडी कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डीपली क्या कर रहे हैं हम लोग, जो है उसको तोड़ करके देख रहे। तो उसी को हम लोग एनालिसिस बोलते हैं, है कि नहीं। बाल की खाल निकाल करके चीज़ों को सोचना, समझना, चिंतन मनन करना, अध्ययन करना क्या कहलाएगा आपका, एनालिसिस करना कहलाएगा। आया समझ में। तो यहाँ पे तंत्र विश्लेषण का मतलब अब दोनों को जोड़ करके समझना है। तो तंत्र विश्लेषण का मतलब ये होता है कि हम किसी भी घटना को यहाँ पे चूंकि ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं तो किसी भी भौगोलिक घटना को, ज्योग्राफिकल फिनोमिना को एक तंत्र मानकर अध्ययन करने पे जोर दिया जाता है। एक तंत्र मानकर अध्ययन किया जाए, मानकर किया जाए आपका अध्ययन, स्टडी किया जाए। तो उस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, उस विधि, है ना। तंत्र विश्लेषण एक विधि हो गई। अब यहाँ पर तंत्र विश्लेषण क्या हो गई, मेथोडोलॉजी हो गई। एक क्या हो गई, विधि हो गई। और मेथोडोलॉजी इन विच वी कंसिडर एनी ऑफ इंसिडेंट, एनी ऑफ फिनोमिना एज अ ज्योग्राफिकल फिनोमिना, एज अ सिस्टम। तो इस तरीके से अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तंत्र विश्लेषण कहते हैं। लिख लीजिए एक लाइन, तंत्र विश्लेषण वह विधि है ना, वह विधि है जिसमें किसी भौगोलिक घटना को एक तंत्र मानकर अध्ययन करने पर जोर दिया जाता है ना। इंग्लिश में लिखिए, सिस्टम एनालिसिस इज अ मेथड, मेथोडोलॉजी, सिस्टम एनालिसिस इज अ मेथोडोलॉजी इन विच वी एम्फेसिस of study of any of phenomena, geographical phenomena. We focus or we emphasis of study of any of geographical phenomena or incidents consider as a system. आ रही बात समझ में। एक तंत्र मानकर अध्ययन करने पे जोर देते, उसको इंडिविजुअल मान करके हम अध्ययन नहीं करते हैं। ऐसा क्यों समझते हैं उसको, फिनोमिना और इंसिडेंट्स एज अ सिस्टम, कंसिडर एज अ सिस्टम, कंसिडर एज अ सिस्टम। समझ रहे हो यहाँ पे कि मान लेते हैं कि इंडिविजुअल का मतलब एक केवल अकेला मान करके अध्ययन नहीं करना है, हमें एक सिस्टम मान के अध्ययन करना है, राइट। जैसे मैंने कहा कि मानव शरीर में यदि कोई सर दर्द होता है, ठीक है, छोटा मोटा है तो दवाई खा के ठीक हो जाएगा, लेकिन नॉर्मल दवाई से आपका सर दर्द ठीक नहीं हो रहा है, तब डॉक्टर क्या करता है, सीटी स्कैन करने बोलेगा, बहुत सारे चीज़ों को क्या करेगा, वह जांच करेगा, है कि नहीं। क्योंकि सभी चीज़ें, हाँ सभी चीज़ों को क्या कहने के जुड़ा हुआ है। तो सर दर्द के पीछे सही कारण फाइंड आउट करने के लिए सिस्टम मान करके अध्ययन करेगा तो सही कारण तक पहुंच पाएगा, एग्जैक्ट कारण तक पहुंच पाएगा, है कि नहीं। तो मानव शरीर को एक तंत्र मान करके अध्ययन कर रहा है। कई सारे टेस्ट है ना, कई जगह पे लगता है ना कि ब्लड टेस्ट, यूरिनल टेस्ट, पता नहीं क्या क्या टेस्ट लिख देते हैं। हम सोचते हैं फालतू का बिल बढ़ाने के लिए लिख दिए। इसका मतलब है कि ये सब का संबंध भी हमारे किसी न किसी चीज़ से, जैसे मैम का भी दांत निकालना था, तो दांत निकालने के पहले उन्होंने पूरा टेस्ट करवाया, ब्लड टेस्ट करवाया, हीमोग्लोबिन प्रॉपर है कि नहीं है, यूरिनल टेस्ट कराया, कोई इन्फेक्शन वगैरह तो बॉडी में नहीं है। क्यों, निकालना तो दांत था, इन सब टेस्ट की क्या ज़रूरत थी। तो डेफिनेटली उसका संबंध भी हमारे बॉडी के अदर चीज़ों से है, तभी वो दांत निकालने की प्रक्रिया को सही तरीके से क्या कर पाए, आपका जो है ऑपरेशन कर पाए आपका जो है। अदरवाइज ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी होती, खून वगैरह निकलता है, उससे कारण से हो सकता है कुछ और प्रॉब्लम हो जाती है कि नहीं। ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है कि पता चले कि दांत निकालने के डर से ब्लड प्रेशर हाई है, कम तो नहीं हो गया, तो हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती रहती है वहाँ पे जो है। ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाएगी वहाँ पर। तो इसका मतलब कि एक सिस्टम मान करके वो काम कर रहा है। सिर्फ एक दांत निकालना है करके बेहोश किया और दांत को खींच के निकाल दिए, काम खत्म, ऐसा तो नहीं किया डॉक्टर ने। आई ना बात समझ में, क्योंकि हमारा बॉडी एक सिस्टम के रूप में काम करता है। सेम चीज़ कि कोई भी ज्योग्राफिकल घटना है, जैसे मान लेते हैं कि वर्तमान में कृषि उत्पादन दर में कमी आ रही है, कृषि उत्पादन दर में कमी आ रही है, यदि ये घटना है हमारे पास आज की डेट में, तो हम सिर्फ उसको एक घटना मान करके अध्ययन नहीं करेंगे, उससे जितनी जुड़ी हुई चीज़ों को देख करके अध्ययन करेंगे कि किस कारण से कमी आ रही है।
तो उससे जुड़ी हुई चीज़ें क्या क्या है, सॉइल है ना, वहाँ की क्लाइमेट है, सॉइल है, वहाँ का क्लाइमेट कंडीशंस है, फिर वहाँ का जो भी खेती किसानी करने की जो मेथड्स है, प्रैक्टिस किस मेथड से वहाँ पे एग्रीकल्चर हो रहा है, फिर वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये सब भी इम्पैक्ट कर रहा है आज की डेट में जो है। तो इन जितनी चीज़ें उनसे जुड़ी हुई है, जितना ज़्यादा चीज़ों को हम लेंगे उतना ही कृषि के उत्पादन में जो कमी हो रही है उसके कारण सही तरीके से फाइंड आउट कर पाएंगे। है ना बात समझ में? तो इस तरीके से तंत्र विश्लेषण ये कॉन्सेप्ट तब आया जब ये देखा गया कि सिर्फ एक घटना मान करके अध्ययन करते हैं तो हम उसके बारे में अच्छे से जान नहीं सकते, या किसी भी जैसे इनके बारे में मुझे समझना है तो सिर्फ इनसे 2-4 क्वेश्चन करूं, 10 क्वेश्चन करूं और जान पाऊंगा क्या अच्छे से? ये तो अपनी कमियां छुपा जाएगी, अच्छी चीज़ें बता जाएगी, और उसके अकॉर्डिंग एनालिसिस करूंगा तो डेफिनेटली इसकी पर्सनालिटी के बारे में मुझे ज़्यादा अच्छे से पकड़ नहीं बन पाएगी, कंक्लूड नहीं कर पाऊंगा। हाँ, लेकिन इसके साथ साथ मैं इनके पेरेंट्स भी पूछताछ करूंगा, इनके पेरेंट्स के और जो जुड़े हुए लोग हैं उनसे भी पूछताछ करूंगा, आसपास पड़ोस के लोगों से पूछताछ करूंगा कि बचपन से लेकर के अब तक इनके बारे में अच्छी और बुरी चीज़ दोनों बताएं, क्या क्या अच्छा है क्या क्या बुरा है, और जो भी फाइंड आउट कर सकता हूँ, है ना बस। तो डेफिनेटली इनके बारे में नॉलेज या इनके बारे में जो फाइनली कंक्लूड करूँगा मैं, इनके पर्सनालिटी के बारे में ज़्यादा बेटर होगा कि नहीं होगा? तो हम किसी भी चीज़ का अध्ययन सिर्फ किसी चीज़ के एक घटना मान करके करने से ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। यदि हम उसको सिस्टम मानकर अध्ययन करेंगे तो डेफिनेटली हम ज़्यादा डीपली तरीके से उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसीलिए ज्योग्राफी में भूगोलवेत्ताओं ने तंत्र विश्लेषण का कॉन्सेप्ट दिया जो बायोलॉजी से लिया गया है ना। बायोलॉजी में एक बटान लफी थे, उन्होंने सामान्य तंत्र सिद्धांत दिया था, है ना। उन्होंने कहा था कि पृथ्वी पर या प्रकृति में, बायोलॉजी में बटान लफी, ठीक है, ये थे, इन्होंने जनरल सिस्टम थ्योरी दी थी, बायोलॉजी में दी थी जनरल सिस्टम थ्योरी, सामान्य तंत्र सिद्धांत। तो इसने ये बताने की कोशिश की थी कोई भी जीव होता है वह अकेला अपने आप में जीव नहीं होता, वह आसपास के पर्यावरण के साथ क्या होता है, गहनता से जुड़ा होता है। तो उस जीव को समझना है, उस जीव के जीवन को समझना है तो उसके आसपास के पर्यावरण को भी हमें क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो इसी को ज्योग्राफी में भी अप्लाई करने के लिए फिर कुछ ज्योग्राफर्स लोगों ने अप्लाई किया कि किसी घटना, जैसे नगरों की समस्या को समझना है तो हम गांव को समझे बिना नगर को समस्या का समाधान कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि नगरों की समस्या का मैक्सिमम मेन कारण क्या है, माइग्रेशन है। गाँव से लोग आकर के शहरों में आकर के बस रहे, तो इसलिए पॉपुलेशन नगर की क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो नगरों की समस्या का समाधान तब तक संभव नहीं जब तक कि गांव की समस्या का समाधान भी ना करें, वहाँ पे रोजगार जनरेट ना करें हम लोग। आई ना बात समझ में? यदि वहाँ पे आप लोग को अच्छा रहना खाना पीने की सुविधाएं, अच्छा रोजगार मिल जाए तो कौन अपना घर छोड़ करके बाहर जाने की, 2 दिन अच्छा लगता है घर बार, ठीक है, उसके बाद घर के आसपास ही रहना अच्छा लगता है ना। एक उम्र तक लगता है कि ये वो ऐसा वैसा, लेकिन एक उम्र के बाद फिर लगता है कि नहीं, घर के आसपास जो आपके फ्रेंड्स फैमिली जो होते क्लोज, उन्हीं के साथ रहना अच्छा लगता है। क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में कोई ना तो बाजू में पड़ोस में मर भी जाता है, पता ही नहीं रहता कि पूछने वाला नहीं होता है, ठीक है। दिल्ली जयपुर में रहता था, मेरे बाजू में लिबर्टी वाले मालिक का घर था, ठीक है, कौन क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं किसी से, ठीक है। अमेरिका में जाओगे तो अलग अलग बड़े बड़े घर बने रहेंगे लेकिन आपस में एक दूसरे के साथ कोई संबंध वहाँ दिखाई नहीं देखता, इसलिए वहाँ के लोग लॉनलीनेस के शिकार है। सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं जापान और अमेरिका जैसे विकसित देशों में हो रही है। कारण क्योंकि हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, जब तक 2-4 लोगों से बात नहीं करेंगे ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ दिन तक बात मत करो, 1 महीना किसी से बिना बात किए रह सकते हो क्या? तुम पागल हो जाओगे। अपनी मन की बात किसी को तो बतानी पड़ेगी, किसी न किसी के साथ मिल कर सुनना भी पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ह्यूमन बींग्स क्या है, एक आपका सामाजिक प्राणी, सोशल है ना। क्योंकि प्रकृति ने सबको सोशल ही बनाया, चींटी अकेले नहीं चलती, वो ग्रुप में ही चलती है। जानवर भी है तो सबका अपना एक ग्रुप होता है, कोई भी एक अकेला, शेर कहा जाता है शेर अकेला रहता है, ठीक है, लेकिन उनका भी अपना 1-2 के साथ ग्रुप तो उनका भी रहता है, आप क्या जो है कि नहीं। तो इस तरीके से तो
इसी को अप्लाई किया ज्योग्राफी में, क्योंकि हम ज्योग्राफी में कोई भी घटना को सिर्फ एक घटना के रूप में न देख करके उसके जितने भी एलिमेंट्स उससे जुड़े हुए उसको ध्यान दे करके अध्ययन करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका समझना आसान हो जाता है, उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो कोई भी घटना, चाहे कृषि हो चाहे औद्योगिक, जैसे छत्तीसगढ़ में औद्योगिक पिछड़ेपन का कारण क्या है, तो उसके लिए कई कारण जिम्मेदार है कि पॉलिटिकल सिस्टम पहला जिम्मेदार होगा कि पॉलिटिकल सिस्टम वहाँ पे उद्योग लगाने के लिए इंटरेस्टेड है या नहीं है ना। फिर दूसरा रिसोर्सेस है, लेकिन उसके बाद भी डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ, तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम आ जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जिम्मेदारी भी सरकार के पास होती है। तो कहीं ना कहीं कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो औद्योगिक पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार होंगे ना। बिहार और यूपी, ईस्टर्न यूपी और वेस्टर्न यूपी की बात करते हैं हम लोग, है ना। ईस्टर्न यूपी में एग्रीकल्चर अच्छे से डेवलप है, ईस्टर्न यूपी में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट थोड़ा सा कम देखता है, जबकि दोनों की क्लाइमेटिक और फिजिकल कंडीशंस क्या है, सेम है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है आपका, यूपीएससी ने पूछा हुआ है कि गंगा के मैदान का, ये गंगा का मैदान है पूरा का पूरा यूपी से लेके बिहार तक, कि गंगा के मैदान का पश्चिमी भाग विकसित है और पूर्वी भाग उतना विकसित नहीं है, अविकसित है। तो ये कारण क्या है, हरित क्रांति जो है, ग्रीन रिवॉल्यूशन यहाँ पे सफल रही है, ग्रीन रिवॉल्यूशन यहाँ पे सफल रही है, ग्रीन रिवॉल्यूशन यहाँ पे सफल नहीं रही है, जबकि कंडीशंस क्लाइमेटिक फिजिकल नेचुरल कंडीशन दोनों में सेम है ना। पानी, नदियाँ वहाँ पर भी है, इधर भी नदियाँ हैं, फर्टाइल सॉइल इधर भी है, इधर भी है, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों का विकास अलग अलग क्यों मिलता है। तो इस घटना को समझना है तो फिर वहाँ पे प्राकृतिक कारणों के अलावा सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक कारण भी देखने पड़ेंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पे सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक कारण ज़्यादा है ना। राजनीतिक कारण में वही ईस्टर्न यूपी में गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया, सब वेस्टर्न लखनऊ की ओर ही सिटी में रहते थे, लखनऊ उसकी कैपिटल है, तो उधर के विकास पे ध्यान दिया गया। सब अपने अपने, जैसे बहुत दिनों तक वहाँ मुलायम सिंह समाजवादी पार्टी की सरकार थी, वो अपने ही शहर, क्या नाम है उसका, मुलायम सिंह यादव, और उसके बेटे अभी क्या नाम है उसका, अखिलेश यादव का शहर का नाम क्या है, उसका डेवलपमेंट अच्छे से कर दिया, बाकी सब डब्बा गोल है ना। क्या तो नाम है ना, हर साल वहाँ पे अपना एक महोत्सव भी मनाता है वो, ठीक है, आगे ध्यान देना। उसका कोई शहर है, क्या नाम है राहुल, अखिलेश यादव, आपका मुलायम सिंह का। तो कहने का मतलब ये, तो इधर सामाजिक सांस्कृतिक कारक जिम्मेदार है, प्राकृतिक कंडीशन तो सेम है, क्लाइमेट सेम है, वर्षा की मात्रा सेम है, सॉइल सेम है, लेकिन राजनीतिक रूप से लालू यादव ने चारा खा के घोटाला किया, ठीक है, तो चारा घोटाला खुद ही खा के पूरा का पूरा जो है, तो विकास कहाँ से होगा। तो 15 साल लालू यादव की सरकार रही, तो राजनीतिक कारण एक आ गया। फिर वहाँ के लोग भी अपने मस्त रहते, बाहर की ओर माइग्रेट कर जाते, वहाँ के जितने अच्छे पढ़े लिखे लोग कहाँ चले गए आपके, बाहर। तो विदेश में कोई है ना, दिल्ली में भी जाओगे तो अच्छी अच्छी पोस्ट से अधिकांश लोग बिहार के मिलेंगे, बिहार और यूपी भरे पड़े वहाँ पे, क्योंकि माइग्रेशन वहाँ ज़्यादा होगा जहाँ पे संभावनाएं कम है। तो अच्छे लोग कहाँ माइग्रेट कर गए, बाहर की ओर। छत्तीसगढ़ के लोग में भी विकास कम दिखता है, क्यों, क्योंकि हम लोग भात खा करके, चावल खा करके मस्त रहने वाले लोग हैं। चावल खाओ, मस्त नींद आती है, सो जाओ, उसके बाद काम जाए, है ना। तो एक कारण ये भी है, ज़्यादा यहाँ के लोग, अब थोड़ा बहुत प्रोग्रेसिव दिख रहा होगा लोगों को देख करके, लेकिन ज़्यादा ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव माइंड वाले यहाँ पे कम दिखाई देते। अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं बच्चे लोग, लेकिन अभी भी यूपीएससी की तैयारी करने वाले यूपी बिहार की तुलना में, छत्तीसगढ़ की तुलना किया जाए तो कम मिलते। यूपी बिहार में है कि हर घर का एक बच्चा सोचता है कि आईएएस तैयारी कर ही लूँ एक बार, है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है, उतना मोटिवेशन लेकर के नहीं आते। कारण कई सारे हैं, लेकिन एक कारण तो है ही है। तो इस तरीके से कहने का मतलब यही है कि हम किसी भी तंत्र विश्लेषण का सिंपल सा कॉन्सेप्ट इतना नहीं है कि कोई भी घटना हो उसको हम लोग तंत्र मान करके अध्ययन करें, एक तंत्र मान करके उसका विश्लेषण करें, तो उसके बारे में सही सॉल्यूशन ज़्यादा बेटर तरीके से निकाल पाएंगे। तो उसको हम लोग, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टम एनालिसिस कहते हैं। आगे समझ में। उसके बाद है तंत्र के तत्व और संरचना। तो तत्व का मतलब ये है कि किन किन चीज़ों से मिलकर के बना है, एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम का मतलब हो गया कि तंत्र किन किन
चीजों से मिलकर के बना है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसका एलिमेंट बोलेंगे। जैसे मानव शरीर है तो मानव शरीर की बात करेंगे, ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो ह्यूमन बॉडी की बात करेंगे तो इसके तत्व कौन कौन से हो गए, एक तो बाहरी तत्व हो गए जो हाथ पैर नाक कान दिख रहे, एक्सटर्नल, आया समझ में। और दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, आंतरिक तत्व, इंटरनल लिख सकते हैं। तो दो तत्व आ जाएंगे, एक्सटर्नल हाथ पैर नाक कान जो दिख रहा है आपका बाहर, और इंटरनल में आपका फिर से वही ब्रेन सिस्टम से लेके डाइजेस्टिव से लेके हर छोटा मोटा डीएनए लास्ट तक जाना पड़ेगा आपको, जीन्स तक जाना पड़ेगा, तो सब इनर में आ जाएंगे आपके जो। तो उनसे मिल करके तो जिन चीज़ों से, कृषि की बात करेंगे तो कृषि में क्या क्या चाहिए आपको, कृषि के लिए पहले तो पानी चाहिए, मिट्टी चाहिए, पहले तो मिट्टी चाहिए, खेती किसानी करने का अच्छी ज़मीन चाहिए, तो मृदा उसका एक एलिमेंट हो गया, वाटर उसका एक एलिमेंट हो गया, सनरेज उसका एक एलिमेंट हो गया, है ना। और क्लाइमेट टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए उसके लिए, उसके एलिमेंट्स हो गए। तो एग्रीकल्चर के लिए देखें 3-4 मेजर एलिमेंट्स हो गए, सॉइल, वाटर, टेम्परेचर, सनरेज, है कि नहीं। तो ये कृषि के 4 मुख्य तत्व हो गए, है ना। उसके अंतर्गत फिर तो इस तरीके से, तो तत्व का मतलब है किन किन चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है। तो उसके आधार पर एक होता है लार्ज स्केल पे देखेंगे, तो लार्ज स्केल पे जो एलिमेंट है वह माइक्रो स्केल पे देखेंगे तो वह क्या बन जाएगा, सूक्ष्म स्तर पर जो तंत्रवत एलिमेंट भी बन जाता है, सूक्ष्म स्तर, बृहद स्तर। जैसे मैंने कहा कि हम यहाँ पर क्या दे रहे हैं, शरीर के तंत्र की बात करें तो ब्रेन सिस्टम, मानव शरीर का एक तंत्र हो जाएगा ब्रेन सिस्टम। ब्रेन सिस्टम क्या हो गया, एक एलिमेंट हो गया, लेकिन ब्रेन अपने आप में एक सिस्टम है। तो लार्ज स्केल पे देखेंगे तो ब्रेन एलिमेंट हो गया ह्यूमन बॉडी का, हुआ कि नहीं हुआ। लार्ज स्केल पे देखेंगे तो ब्रेन हमारा क्या हो गया, ह्यूमन बॉडी का एक एलिमेंट हो गया। लेकिन स्मॉल स्केल पे देखेंगे तो ये अपने आप में क्या बन गया, सिस्टम बन गया। ब्रेन सिस्टम अपने आप में क्या है, सिस्टम भी है। आ रही बात समझ में। तो एलिमेंट्स अलग अलग हो सकते हैं। लार्ज स्केल पे जो एलिमेंट है, लार्ज स्केल पे जो एलिमेंट्स है, स्मॉल स्केल पे ये क्या बन जाएगा, सिस्टम बन सकता है, तंत्र बन जाएगा स्मॉल स्केल पे। समझ पा रहे हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैंने दिया, ब्रेन का ले लो, या फिर इकोसिस्टम की बात करते हैं तो पूरा पृथ्वी जो है इकोसिस्टम है। पृथ्वी लार्ज स्केल पे अपने आप में क्या है, इकोसिस्टम है। और इस इकोसिस्टम के तत्व कौन कौन से हो गए, जल हो गया, एक आपका लैंड हो गया, स्थल हो गया, और एटमॉस्फेयर हो गया। 3 मेन सिस्टम हो गए आपके जो है कि नहीं। पृथ्वी पे देखें जल, लैंड और एटमॉस्फेयर। और माइक्रो स्तर पे देखें तो जल अपने आप एक तंत्र है, जलीय तंत्र, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल अपने आप एक सिस्टम बन गया आपका जो है कि नहीं। तो इस तरीके से एलिमेंट्स 2 लेवल पे हम देख सकते हैं, आपका लार्ज स्केल पे, मैक्रो लेवल पे। तो मैक्रो लेवल पे जो एलिमेंट्स है, मैक्रो लेवल पे वही क्या बन सकता है, आपका तंत्र बन सकता है ना। जैसे ब्रेन आपका लार्ज स्केल पे देखेंगे तो एलिमेंट हो गया, और वही माइक्रो स्केल पे देखेंगे तो अपने आप में क्या हो गया, सिस्टम हो गया। तो तत्व का मतलब है कि सिस्टम किन किन चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है। सिस्टम का आपका जो किन किन चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका तत्व बोलेंगे, एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम बोलेंगे। तो वो अलग अलग हो सकते हैं, लार्ज स्केल पे अलग हो सकते हैं, स्मॉल स्केल पे अलग हो सकते हैं। समझ पा रहे हो मेरी बातें, है कि लार्ज स्केल पे जो एलिमेंट है वह स्मॉल स्केल पे क्या बन जाएगा, तंत्र बन जाएगा अपने आप में। एग्जाम्पल ह्यूमन बॉडी का ले लो, एग्जाम्पल जरूर याद रखना तब याद रहेगा। और इकोसिस्टम में लार्ज स्केल पे देखेंगे तो जल एलिमेंट्स हो गए, ये क्या हो गए आपके एलिमेंट्स हो गए लार्ज स्केल पे। लैंड एलिमेंट्स हो गए, एटमॉस्फेयर एलिमेंट्स हो गए। लेकिन स्मॉल स्केल पे देखें तो जल अपने आप में क्या है, सिस्टम है आपका जो है ना। इसमें भी और फिर आ जाएगा, जल में देखेंगे नदी, झील, तालाब सब अपने आप में एक अलग उसके एलिमेंट्स भी हो गए। और इंडिपेंडेंट रूप से माइक्रो लेवल पे देखेंगे तो अपने आप में क्या बन जाएंगे, फिर से सिस्टम बन जाएंगे। नदी तंत्र, झील तंत्र सब अलग अलग तंत्र बन जाएंगे। और लार्ज स्केल पे देखेंगे तो वाटर के लेवल पे देखेंगे तो सब उसके क्या हो गए, एलिमेंट्स हो गए।
आई ना बात समझ में मेरी। तो इस तरीके से एलिमेंट्स कहलाते हैं। एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम का मतलब कि कोई भी एलिमेंट्स, कोई भी सिस्टम किन किन चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है। तो जैसे एग्रीकल्चर के एलिमेंट्स पूछेगा तो आपको समझ में आ गया, सॉइल, सॉइल अपने आप में सिस्टम है, सॉइल का अपने आप सिस्टम चलता है अलग से, जो है फर्टिलिटी वगैरह से लेकर के माइक्रोबैक्टीरिया से लेकर सब उसमें एक अलग सिस्टम चलता है। तो ये सॉइल एक एलिमेंट हो गया किसका, एग्रीकल्चर का। और स्मॉल स्केल पे देखेंगे तो सॉइल अपने आप में क्या हो गया, सिस्टम भी है, वाटर अपने आप में सिस्टम भी है, लैंड अपने आप में सिस्टम भी है कि नहीं। तो इस तरीके से एक लेवल पे एलिमेंट है मैक्रो लेवल पे, और स्मॉल लेवल पे माइक्रो लेवल पे क्या बन जाता है, इंडिपेंडेंट सिस्टम भी बन सकता है। आया समझ में। तो इस तरीके से एलिमेंट्स हो गए। अब इन एलिमेंट्स के बीच पे इंटर रिलेशन होता है। मैंने कहा ना सिस्टम कहलाने के लिए जरूरी है कि उनके बीच में क्या हो, इंटर रिलेशन हो। तो इंटर रिलेशन कैसे होता है, वो दो तीन प्रकार के हो सकते हैं। तो संबंध, लिंक्स या रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स, लिंक्स और रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स। तो ये कई प्रकार के हो सकते हैं। दो तीन मेन प्रकार है आपका। एक तो है सबका सीरीज या लीनियर रिलेशन, रेखीय संबंध। रेखीय या श्रेणी संबंध कहते हैं हिंदी में। सीधा रिलेशन होता है, ठीक है, ए एंड बी। जैसे ए जो है उन्नत बीज है, हाइब्रिड HYV सीड है, तो सीधा संबंध है कि बीज उन्नत है तो उत्पादकता क्या होगी, उत्पादकता अधिक होगी। सीधा संबंध है आपका जो। आ रही बात समझ में। आप अच्छे से मेहनत कर रहे हो तो सफलता मिलने की संभावना ज़्यादा होगी। सीधा संबंध है ना। प्रॉपर गाइडेंस से प्रॉपर मेहनत करो, सफलता की संभावना वहाँ पे क्या होगी। और जो कम मेहनत कर रहा है, इधर उधर टाइम पास कर रहा है, तो सफलता की संभावना उसकी क्या होगी, कम होगी। आई ना बस समझ में। तो ये सीधा संबंध, श्रेणी संबंध हो गया, लीनियर रिलेशन हो गया, कि आपका क्या हो गया, लीनियर रिलेशन हो गया। आ रही बस समझ में। इसको डायरेक्ट रिलेशन में भी रख सकते हैं, प्रत्यक्ष संबंध भी बोल देते हैं, प्रत्यक्ष डायरेक्ट, कि एक अच्छा है तो दूसरा भी क्या होगा, अच्छा हो गया। तो पॉजिटिव रिलेशंस हो गए। नकारात्मक भी हो सकते हैं। एक जैसे शरीर को अच्छा खाना मिल रहा है तो शरीर स्वस्थ रहेगा, सीधा संबंध है। और शरीर को प्रॉपर खाना सही समय पे सही टाइम पे नहीं मिल रहा है तो बीमार होने की संभावना क्या होगी, ज़्यादा होगी आपकी जो। तो इस तरीके के संबंध को हम लोग क्या बोलेंगे, श्रेणी संबंध कहते हैं। आ रही बात समझ में। एक होता है समानांतर संबंध, पैरेलल रिलेशन। पैरेलल रिलेशन होता है आपका जो। इसमें क्या होता है कि कोई दो चीज़ मिल करके किसी, जैसे वेजिटेशन ले लो, वेजिटेशन को कौन कौन प्रभावित करता है आपका जो है, एक तापमान, टेम्परेचर और वर्षा की मात्रा, रेनफॉल। इन दोनों का सीधा प्रभाव किस पे पड़ेगा, वेजिटेशन पे, है ना। लिख बना लो बस, जितना बना रहा हो उतना। इसका डायग्राम ये वाला बना लो। ये सब नोट्स में दिया है, हालांकि अब स्लाइड भी भेज दूंगा, स्लाइड में भी दिया हुआ है, लेकिन फिर भी इन दोनों का सीधा संबंध क्या हो गया, वेजिटेशन पे पड़ेगा। और फिर वेजिटेशन इन दोनों को प्रभावित करेगी कि नहीं करेगी, फिर से रेनफॉल दोनों को इफेक्ट करती है आपका, टेम्परेचर रेनफॉल को। तो इस प्रकार का संबंध क्या कहलाएगा, पैरेलल। मैं आप लोग को अच्छा पढ़ाऊंगा, नहीं समझ में आया, है ना। वनस्पति को तापमान और आर्द्रता, वर्षा प्रभावित करती कि नहीं करती है। तो इसके आधार पर वनस्पति का विकास होगा, और फाइनली फिर ये वनस्पति वहाँ के टेम्परेचर और वर्षा को क्या करती है, प्रभावित करती है। तो इस प्रकार का संबंध क्या कहलाएगा, पैरेलल रिलेशन कहलाएगा। HYV का मतलब उन्नत बीज, जो हाँ हाइब्रिड है तो प्रोडक्टिविटी क्या होगी आपकी, उन्नत बीज यूज करेंगे तो प्रोडक्टिविटी हमेशा क्या होगी, अच्छी होगी, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी।
आया समझ में? तो सीधा संबंध हो गया। अब अच्छा बीज यूज करोगे, मैंने वही कहा ना, शरीर को अच्छा खाना दोगे, अच्छा टाइम पे सोना टाइम पे, तो मैंने कहा ना शरीर को ठीक रखने का एक तो प्रॉपर डाइट एंड प्रॉपर स्लीप एट अ प्रॉपर टाइम, और थोड़ा बहुत फिर शरीर को आलसी नहीं बनाना है, थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज के लिए मेडिटेशन, ये सब चीज़ें ध्यान दोगे तो शरीर हमेशा आपका क्या रहेगा, स्वस्थ रहेगा। लेकिन हम है कि नहीं, मतलब ना इंसान अपने आप को बौद्धिक प्राणी समझता है, लेकिन इंसान से बड़ा गधा दुनिया में नहीं है। जानबूझ करके गुटखा खाएगा, जानबूझ करके जानता है कि गुटखा खाने से क्या होता है, जानबूझ करके बहुत ज़्यादा पीने का आदत डालेगा, जबकि वो जानता है कि सिगरेट की डिब्बी पे इतना बड़ा गंदा सा फोटो लगा रहता है, उसके बाद भी लोग धुएं में ज़िंदगी को उड़ाते रहते हैं। तो उसको समझदार बोलोगे कि दुनिया का गधा इंसान बोलोगे? युद्ध से नुकसान होता है हर कोई जान रहा है, लेकिन लगे हैं युद्ध करने में, है ना। हम लोग शांति स्थापित करना चाहते हैं किसके माध्यम से? इससे बड़े बेवकूफ़ी और कुछ हो सकती है क्या? हम विश्व शांति स्थापित करना चाहते हैं किसके माध्यम से? युद्ध के माध्यम से। इससे बड़ा आदमी बेवकूफ़ वाला काम हो सकता है क्या? तो इसलिए कहा ना कि हम लोग भले अपने आप को बौद्धिक प्राणी समझते, लेकिन काम करते पूरे के पूरे। लोगों को पता है, स्टूडेंट लोग को पता है कि रेगुलर मेहनत करेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे, बिना क्लास गोल करे मेहनत करेंगे तो सफलता की संभावना, लेकिन पढ़ाई छोड़ के बाकी काम पहले करते, पढ़ाई बाद में आती है। तो इससे बड़ा बेवकूफ़ी और कोई हो सकता है क्या? चलिए एनीवे, तो ये संबंध समझ में आ गया आपका जो है कि ये किस प्रकार का संबंध हो गया आपका जो है, पहला संबंध हो गया कि पहले तो प्रभावित होते हैं, फिर उन दोनों को फिर से क्या करते, प्रभावित करते हैं। जैसे हम लोग का भी पहला संबंध भी है। कैसे? आप लोग फीस देते हो तो मेरा इंस्टीट्यूट चल रहा है, मेरा घर चल रहा है, फिर मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, है कि नहीं? और पढ़ लिख के अच्छा बन जाओगे तो भी फिर से मेरे को फ़ायदा ही पहुँचेगा, है ना बात समझ में? तो अभी तुम लोग ने फीस दिया, मुझे प्रभावित किए, फिर मैं तुमको प्रभावित कर रहा हूँ, फिर रिजल्ट आएगा तो फिर प्रभावित करोगे। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं क्या है, हमारा पैरेलल संबंध भी है। इसी का दूसरा रूप है फीडबैक रिलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है फीडबैक, पुनर्बलन संबंध। पुनर्बलन संबंध, फीडबैक रिलेशन। फीडबैक में क्या होता है कि जैसे मैंने कहा कि आप अभी फीडबैक, जैसे मैं आप लोग को अच्छा पढ़ाया, आप लोग का रिजल्ट पॉजिटिव आया, फिर से मेरे को क्या करेगा, पॉजिटिवली इफेक्ट करेगा। अच्छा नहीं पढ़ाया तो नेगेटिव इफेक्ट करेगा। आप लोग जाके बाहर जाके अच्छा ही बताओगे नहीं, एडमिशन ले लिया फंस गए बोलोगे, तो पुनर्बलन मेरा क्या होगा, बेकार आएगा, है कि नहीं? तो मैं अच्छा पढ़ाऊँगा, आप लोग का फीडबैक अच्छा रहेगा। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है, जो दलहनी फसलें है। दलहनी फसल समझते हो, पल्सेस वाली क्रॉप्स, है कि नहीं? दलहनी फसलें जब हम उगाते हैं तो ये क्या करती है, आपका जो है नाइट्रोजन लेती है सॉइल से, सॉइल की नाइट्रोजन को लेती है, NO3 नाइट्रेट के रूप में लेती है, और फिर से ये फिर से क्या करती है, नाइट्रेट के रूप में सॉइल में फिर से नाइट्रेट की स्थापना करती, दोनों करती है। ये फीडबैक रिलेशन हो गया। एक इससे लिया भी है, फिर इसको कुछ दे दिया, आपका जो है समझ में आ रहा है ना? फीडबैक हुआ कि नहीं? दलहनी फसलों ने सॉइल से क्या लिया, कई सारे नाइट्रेट भी लिया, और अदर न्यूट्रिएंट्स भी लिए, लेकिन फिर से दलहनी फसलों की विशेषता क्या है, नाइट्रिफिकेशन करती है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है। तो ये नाइट्रोजन फिर से क्या करती है, सॉइल में जो धान गेहूं के द्वारा नाइट्रेट की कमी कर दी जाती है, उसको नाइट्रोट को फिर से क्या करती है, आपके जो सॉइल में फिक्स करती है नाइट्रेट की मात्रा को, नाइट्रोजन को। इसको नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहा जाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है। तो सॉइल से लिया भी, मतलब सॉइल से जो न्यूट्रिएंट चाहिए लिया भी, और फिर से नाइट्रेट के रूप में सॉइल में क्या करती, देती भी है। आया समझ में? अब इसको नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहा जाता है। तो फीडबैक रिलेशन हुआ कि नहीं हुआ? पुनर्बलन, खुद फायदा भी उठाया, फिर उसको दूसरे को नुकसान ने पहुंचा के। तो हम लोग के बीच में भी पुनर्बलन संबंध भी हो गया, है ना? मैं आप लोग को अच्छा पढ़ाऊंगा, रिजल्ट पॉजिटिव देगे, तुम लोग पास होगे, तो फिर
बच्चे बढ़ाने में मेरी हेल्प हो जाएगी। तो फीडबैक रिलेशन, फीडबैक अच्छा रहेगा तो मेरा इंस्टीट्यूट भी बढ़ेगा, है ना समझ में। तो इस तरीके से फीडबैक का मतलब है कि जो लेता भी है और कुछ देता भी है ना। आपसे पैसे भी लिया मैंने, अब दे रहा हूँ पढ़ाई के रूप में, लेकिन आप जब रिजल्ट दोगे तो फिर से मुझे दे के जाओगे कुछ। तो इस तरीके से हम लोग के बीच का रिलेशन भी क्या हो गया, समानांतर भी हो गया, एक दूसरे को प्रभावित भी कर रहे, एक दूसरे प्रभावित हो भी रहे। और फिर पुनर्बलन वाला भी हो जाएगा, जब रिजल्ट्स हमारे पॉजिटिव आते रहेंगे या फिर बाहर जाकर आप बोलोगे अच्छा पढ़ाई होती है, जाकर के वहाँ पे पढ़ लो, तो मेरे लिए फीडबैक रिलेशन हो गया आपका। जो आया समझ में। इस तरीके से पुनर्बलन संबंध भी होते हैं। कुछ होते हैं कंपोजिट रिलेशन, मिश्र रिलेशन, कंपोजिट मिश्रित संबंध, मिश्रित या संयुक्त वर्ड भी यूज कर सकते हो हिंदी में, संयुक्त संबंध, कंपोजिट। तो कंपोजिट में एक तो होता है सरल कंपोजिट, सिंपल, सीधा सीधा, और एक होता है जटिल, आपका जो है कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स सरल संबंध, जैसे ये वाला सरल संबंध था, ये वाला कौन सा हो गया कि तापमान और वनस्पति को प्रभावित करते हैं, फिर वनस्पति फिर से तापमान को प्रभावित करती है, रेनफॉल को प्रभावित करती है। एक सिंपल सरल सब क्या हो गया आपका, मिश्रित संबंध हो गया वनस्पति और तापमान वर्षा के बीच में। लेकिन और भी जटिल संबंध भी हो सकते हैं, जैसे फूड वेव, खाद्यान्न श्रृंखला जो होती है इकोसिस्टम में, इसका उदाहरण है खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला नहीं, खाद्य जाल, फूड वेव। तो किसी भी इकोसिस्टम में, जंगल में जाएंगे तो होता क्या है, घास है, तो घास को खाने वाले हजारों शाकाहारी जानवर होंगे, है ना, X1, X2, X3 ये सब शाकाहारी जानवर हो गए। अब इन शाकाहारी जानवरों को खाने वाले कई सारे मांसाहारी होंगे, Y1, Y2, Y3, ये कई सारे क्या होंगे, तो इसको भी खाएगा, ये भी इसको खाएगा, ये इसको भी खाएगा, ये इसको भी खा सकता है ना, ये वाला इधर भी खा सकता है, इस तरीके से। और फिर वाइट उसको खाने वाले, मांसाहारी खाने वाले फिर से कई सारे मांसाहारी होंगे, Z1, Z2, समझ रहे हो। तो ये Z1, Z2 ये तो मांसाहारी, इसको भी खा सकते, इसको भी, इसको भी, ये इसको भी, इसको भी, इसको भी खा सकते, इसको भी खा सकते हैं इन लोग, मांसाहारी ना भाई, इनको भी तो खाएंगे शाकाहारी को, तो इधर से इधर ये भी खा सकते हैं। तो ये आपस में संबंध क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, तो जटिल हो गया, जिसमें कौन किसको खाएगा, कब क्या करेगा। जैसे हमारा मानव पे जो प्रभाव है, मानव का जो व्यवहार है, वो कॉम्प्लेक्स, किससे किससे क्या क्या प्रभावित हो गया पता। जैसे अभी एडमिशन लेते हो तो थोड़ा सा जैसे दोस्ती यारी होती है, 5-6-7 महीने बाद, साल भर बाद, फिर टीचर और हम पे भरोसा कम हो जाता है, दोस्त यार जो बोलते हैं सीनियर पे भरोसा ज़्यादा होने लग जाता है, और जो सीनियर पे ज़्यादा भरोसा किया वो, है ना, सीनियर में जो कोई सेलेक्टेड है, मेंस वगैरह दे रहा है, इंटरव्यू दे रहा है, हाँ तो बात अलग है, उनसे भरोसा कर लो। लेकिन खुद 2-3 साल से तैयारी कर रहा और अभी तक क्या किया, कुछ भी नहीं किया, ठीक है समझ रहे हो, ठीक से खुद से कुछ पूछो उससे तो उसके पास समझ उतनी विकसित हुई नहीं है, ठीक है। चलो खुद ने अच्छे पढ़ाई कर लिया, उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो भी समझ में आता है, लेकिन खुद कुछ नहीं कर पा रहे, खुद के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, दूसरों को सलाह दे रहे कि ऐसा पढ़ो वैसा पढ़ो, यहाँ से कर लो, वहाँ से कर लो, यहाँ से अच्छा नहीं हो रहा है करंट अफेयर तो उसको ज्वाइन कर लो, है ना। ऐसा सलाह देने वाले तुम लोग को यहाँ पे मिलते होंगे बाहर जो, ठीक है, और उनके इन्फ्लुएंस में कई लोग आ ही जाते हैं, ठीक। मैं जो बता रहा हूँ फिर मेरी बात जो मेरे घर के बच्चे हैं, जो मेरे भतीजियाँ हैं, वो मेरे से ज़्यादा भरोसा किस पे करती है। आधी ज़िंदगी मेरी एक्सपर्टाइज है इस फील्ड में, कंपटीशन की तैयारी में, कि किसको IAS बनना है, किसको कौन चपरासी बन सकता है, कौन क्या बैंकिंग में जाना चाहिए, कौन को SSC में जाना चाहिए, मैं 1-2 घंटे काउंसलिंग करके बता दूंगा, बच्चे के साथ काउंसलिंग बैठ करके कि तुम्हारा किस फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट है, कैसे क्या है। लेकिन वो मुझे छोड़ के बाकी सबसे पूछते क्या करना है करियर के लिए। मेरे लिए दुख की बात भी होती है, लेकिन अब घर की मुर्गी दाल बराबर,
ना, वो समझ में कब आएगा? 2-4 साल बाद। ईगो आता है, पता नहीं ये ईगो कहाँ से क्रिएट हो जाता है, बच्चों में भी और सब में होता है, मेरे में भी है, सब में भी है। लेकिन जितना जो ईगो को डाउन करेगा वही जीवन में आगे हर चीज़ से सीख करके आगे बढ़ सकता है ना। खुद के बच्चों का ईगो, मेरे खुद के बच्चे कई जगह बताओ तो ईगो पे ले लेते, ठीक है। तो समझाना पड़ता है भाई तुम्हारे भलाई के लिए बोल रहे हैं। और मैंने कहा पेरेंट्स और टीचर ये दो लोग ऐसे होंगे जो कभी भी हमेशा तुम्हारी भलाई के लिए ही सलाह देंगे, क्योंकि तुम्हारी सफलता में ही मेरी सफलता है और तुम लोग की सफलता में पेरेंट्स का भी थोड़ा सा ऊंचा होगा, वो तुम्हारे को गलत गलत सलाह क्यों देंगे। हाँ ये है कि ठीक है पेरेंट्स की भी समझ थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो सकती है, उस फील्ड में है या नहीं बात की बात है, लेकिन टीचर्स की समझ तो है। कम से कम 20-25 साल से इस फील्ड से जुड़ा हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि यूपीएससी की समझ मेरे से ज़्यादा जो 1-2 साल तैयारी किए होंगे उस सीनियर में होगी, या जो इस फील्ड को नहीं जानते उसमें होगी। जैसे कुछ बच्चे आए मुझसे सलाह लिया, अब उसे कि प्रिंसिपल ने कुछ और कहा तो उसकी बात मान लिए। तो मैं बोला भाई इस फील्ड के लिए मेरे से ज़्यादा एक्सपर्ट प्रिंसिपल तो नहीं होगा, ठीक है तुम्हारे प्रिंसिपल है, रिस्पेक्टेड है, तुम उसकी बात को मानो, लेकिन यदि प्रिंसिपल जो सलाह दे रहा है और मैं भी कुछ सलाह दे रहा हूँ यूपीएससी की तैयारी के बारे में, तो किसकी बात को ज़्यादा मानना बेटर होगा? मेरी बात, क्योंकि मैं उस फील्ड का एक्सपर्ट हूँ। बीमारी होती है कोई जो है तो डॉक्टर जो सलाह दे रहा है उसकी बात को मानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना कि मेरी। मैं यूपीएससी एक्सपर्ट हूँ, डॉक्टर एक्सपर्ट, तो यहाँ पे इतना सा दिमाग लगाना है तुम्हें भाई कि जैसे मुझे कोई डॉक्टर की बात आती है तो मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता। डॉक्टर ने जो बोला चुपचाप दवाई लो, खा लो, वह कौन सी दवाई में क्या कंपोजिशन है वो होशियारी दिखाने की कोशिश मैं नहीं करता, ठीक है। मालूम है मेरा कोई एक्सपेक्टेशन वहाँ पे है ही नहीं, लेकिन उसमें भी कई लोग होंगे कि डॉक्टर की बात या उसने किसी बैगा ने कुछ बोल दिया, किसी उसने बोल दिया, तो डॉक्टर की ज़्यादा उससे ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं। मैंने भाई वो मेडिकल फील्ड का एक्सपर्ट है, उस पर भरोसा करो, ठीक है। बाद में साइड में है तो कुछ सपोर्ट है तो ले लो, भले बात अलग है, लेकिन कम से कम पहले भरोसा किस पे करना पड़ेगा? तुम्हें डॉक्टर पे करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे लोग मिलेंगे जो डॉक्टर पे कम और बाकी चीज़ों पे ज़्यादा भरोसा करते। किसी उसमें भी किसी बीमारी वाले ने दे दिया, टीबी की बीमारी वाला ग्रस्त ने दे दिया, और तो बोले कि उसने डॉक्टर खाया था तो ज़्यादा ठीक हो। बोले सबका शरीर अलग अलग है, बीमारी का लेवल अलग अलग हो सकता है, तो उसमें भी भरोसा कई लोग मिलेंगे जो एनीवे कहने का मतलब यही है। तो यहाँ पर ये फीडबैक रिलेशन और मिश्रित सरल संबंध समझ में आ गया। तो इस तरीके से संबंध पाए जाते हैं। इसी में कुछ बोल देते पॉजिटिव संबंध। पॉजिटिव का मतलब है पॉजिटिवली इफेक्ट करता है। जैसे मैं आप लोग को अच्छा पढ़ाऊंगा तो अच्छा रिजल्ट आएगा, ये पॉजिटिव रिलेशन हो गया, और अच्छा नहीं पढ़ाऊंगा तो अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, ये नेगेटिव संबंध हो गया आपका। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक अलग से हो सकता है आपका जो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव संबंध, समझ में आया। अच्छा खाना खाओगे तो शरीर ठीक रहेगा, बेकार खाओगे तो बेकार। तो इस तरीके से क्या पाए जाते हैं, इनके बीच में अंतर संबंध पाए जाते हैं। तो इन सब संबंधों को समझते हुए इस पर एलिमेंट्स पर हमारी क्या करती है आपकी जो है तंत्र विश्लेषण निर्भर करता है। तो ये कॉन्सेप्ट इतना ही है। इसका हमारे लिए भूगोल में महत्व क्या है, तो डेफिनेटली मैंने फिर से कहा कि कोई भी भूगोल की जो घटना है वह इंडिविजुअल अकेली अपने आप में घटना नहीं होती है, उसके पीछे कई सारे तत्व क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो उन सभी तत्वों को समझे बिना उस भौगोलिक घटना को अच्छे से हम लोग समझ नहीं सकते। जैसे मानसून के बारे में बात करें तो आज से 15-20 साल पहले मानसून की भविष्यवाणी उतनी सटीक नहीं होती थी, है ना। आज से मानसून की भविष्यवाणी जो है 25 साल पहले जाओ या 20 साल पहले चले जाओ, 20 वर्ष पहले ज़्यादा सटीक नहीं होती, ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं होती थी, सटीकता नहीं होती थी, सटीक नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि हमारे पास सैटेलाइट्स नहीं थे, डेटा नहीं था हमारे पास, तो लिमिटेड चीज़ें पता थी, उसके आधार पे भविष्यवाणी करते थे। और जिस दिन बोलता था वर्षा होने वाली उस दिन बिल्कुल नहीं होती थी। लेकिन अब जो है वर्तमान में भविष्यवाणी सटीकता ज़्यादा है, अच्छे से हो जाती भाई। मान के चलो कि आज बारिश होगी बोलेगी तो हो जाएगी। आई बात समझ में? क्यों होगी? क्योंकि हमारे पास आधुनिक उपग्रह है। आज के पास हमारे पास क्या है, आधुनिक उपग्रह से प्राप्त डेटा है। उसका विश्लेषण करने के लिए सुपर कंप्यूटर्स है। डेटा का विश्लेषण कैसे होगा, इसका एनालिसिस किया तो सुपर कंप्यूटर हमारे पास है।
पहले मनुष्य ही एनालिसिस करता था, मैनुअल होता था हर चीज़ जो है, तो उतना सटीकता नहीं हुआ करती थी। तो कहीं ना कहीं हम मानसून के भविष्यवाणी को समझना है, मानसून की भविष्यवाणी करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक तंत्र मान करके अध्ययन करना पड़ेगा। कौन कौन से फैक्टर्स है जो मानसून को प्रभावित करते हैं। आज के डेट में बहुत सारे फैक्टर्स है, जब पढ़ेंगे मानसून तो उसमें आएगा। कृषि के बारे में समझना है तो कृषि के जितने भी फैक्टर्स है उसको समझना पड़ेगा। उद्योग के बारे में पढ़ना है तो उद्योग के सभी चीज़ों को समझना पड़ेगा। नगरों में समस्याएं क्यों बढ़ रही है उसको समझने के लिए हमें गाँवों को भी समझना पड़ेगा, है कि नहीं भाई। क्योंकि माइग्रेशन, नगरों की समस्या का सबसे पहला कारण और बड़ा कारण क्या है, माइग्रेशन। जब तक माइग्रेशन रोकेंगे नहीं तब तक नगरों का कितना भी विकास कर लो, कुछ दिनों बाद पानी की समस्या, कचरा कूड़ा करकट की समस्या हमेशा बनी रहेगी। तो नगरों की समस्या का सॉल्यूशन तभी निकलेगा जब माइग्रेशन कंट्रोल करेंगे, आई ना बात समझ में। तो बिना गाँव को नगर से जोड़े हुए समझे हुए एक सिस्टम के रूप में लेंगे पूरा, कि गाँव को भी नगर में सम्मिलित करेंगे भाई कि माइग्रेशन क्यों हो रहा है, तब जा कर के नगर की समस्या का समाधान होगा। तो इस तरीके से भूगोल के हर क्षेत्र में, जैसे वर्तमान में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो क्लाइमेट चेंज के कारण से ठंडी देर से आ रही है, जल्दी चले जा रही है, जो उतनी ठंड पड़ी नहीं रही है। तो उसको समझने के लिए हमें पूरा का पूरा क्लाइमेट चेंज को समझना पड़ेगा, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है कि नहीं। तब जा कर के ये सीजनल चेंजेस, उसका फिर एग्रीकल्चर पे क्या प्रभाव पड़ेगा उसको भी समझना पड़ेगा। एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट हुआ तो पूरी इकोनॉमी इम्पैक्ट होगी। जैसे युद्ध हो रहा है तो ऐसे नहीं युद्ध हो रहा है अमेरिका और ईरान में तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ऐसा थोड़ी है। क्योंकि आज की डेट में पूरा इकोनॉमी सिस्टम क्या है, इकोनॉमी आपस में जुड़ी हुई है, सिस्टम है, पूरी अर्थव्यवस्था तंत्र के रूप में काम कर रही है। इसलिए हम निश्चिंत होकर के यहाँ पे नहीं बैठ सकते। पहले था कि हमारी बाहर से कुछ भी इम्पोर्ट ना करते हम, तो हम निश्चिंत होकर बैठ सकते थे, लड़ने दो मरने दो, हमें इन्हों क्या बोलते। लेकिन अब हमें चिंता करनी पड़ेगी, आपकी पेट्रोल बढ़ेगा, गैस बढ़ेगी, फिर पूरे ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा, तो सब चीज़ों की महंगाई क्या हो जाएगी, अपने आप बढ़ जाएगी। तो युद्ध का प्रभाव को समझना है तो एक पूरे सिस्टम के रूप में हमें समझना पड़ेगा, आए ना बस समझ में। तब जा करके उसके लिए अभी से पॉलिसी बनानी पड़ेगी। गवर्नमेंट अभी से एक्टिव हो गई है, थोड़ा सा सप्लाई उप्लाई निश्चिंत बनी रहे इसके लिए। तो इस तरीके से किसी भी घटना को समझना है तो हम इसे एक तंत्र मान के अध्ययन करेंगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाएंगे, अच्छी पॉलिसियाँ बना पाएंगे, जल्दी निर्णय ले पाएंगे, अच्छा निर्णय ले पाएंगे, सही समाधान ढूंढ पाएंगे। तो इस तरीके से भूगोल के हर क्षेत्र में जो है वर्तमान में मुख्य रूप से तंत्र विश्लेषण के आधार पर ही, है ना, आपको भी सफल होना है तो एक तंत्र के रूप में यूपीएससी को देखने की ज़रूरत है कि यूपीएससी की रिक्वायरमेंट क्या क्या है कि नहीं। प्रॉपर गाइडेंस के साथ साथ आपको मैंने जो जो चीज़ें करने बोलता हूँ, न्यूज़ चैनल देखना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, ये सब नहीं करोगे तो सफल होने की संभावना, बाद में भले मुझे दोष दो या किसी कोचिंग को दोष दो, लेकिन जो चीज़ें बता रहा हूँ उसको यदि आप नहीं कर रहे तो उसमें कमी आप लोग की है ना। डेली न्यूज़पेपर देखने बोलता हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ने बोलता हूँ, अभी सिर्फ देखो, सोचो, समझो क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है ना। सिर्फ कहाँ हो रहा है इनसे मतलब नहीं है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, उसका सॉल्यूशन क्या होगा, फ्यूचर में से युद्ध ना हो उसके लिए हमें और क्या करने की ज़रूरत है, इस सब पे भी सोचना पड़ेगा तुम लोग प्रशासक के रूप में, है ना बात समझ में। तो इस तरीके से हम ज़्यादा बेटर तरीके से क्या कर पाएंगे, कोई भी एक निष्कर्ष निकाल पाएंगे, कंक्लूजन कर पाएंगे, आया समझ में। तो इसे ही हम लोग सिस्टम एनालिसिस कहते हैं। तो क्वेश्चन जो आके देखना पेपर में, तो एक या दो क्वेश्चन उसी को रिपीट किया बार बार कि तंत्र विश्लेषण क्या होता है, उसका मानव भूगोल में क्या एप्लीकेशन है, अनुप्रयोग है मानव भूगोल में उसका। तो मानव भूगोल का मतलब सब कुछ आ जाता है, एग्रीकल्चर, मानव के द्वारा जितनी भी चीज़ें हैं, कृषि तंत्र आ गया, औद्योगिक तंत्र आ गया, नगरीय तंत्र आ गया, और वर्तमान में क्लाइमेटिक तंत्र आ गया, है ना। क्लाइमेट या ग्लोबल वार्मिंग हो रही, उसमें सिर्फ प्रकृति जिम्मेदार, हम भी जिम्मेदार है। तो मानवीय तंत्र पूरा का पूरा आ गया। तो मानव भूगोल का मतलब मानव से जुड़ी हुई सभी चीज़ों का अध्ययन जो भूगोल करता है उसको मानव भूगोल में रखते हैं। तो मानव की आर्थिक क्रियाएं भी आ गई, सामाजिक सांस्कृतिक क्रियाएं भी आ गई, है ना। यदि कहीं पे बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही है वर्तमान समाज में, संवेदनशीलता कम होते जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं इसके पीछे हमें कई सारे कारण देखने पड़ेंगे, आई ना बात समझ में। जैसे मेरी अपनी पर्सनल सोच है, जैसे मैं सोचता हूँ जो बच्चियाँ बड़ी हो रही है उनको छोटे छोटे कपड़े पहनाने का कुछ तुक दिखता नहीं मुझे। हाँ, इस पर एक वीडियो बनाने की सोचा है, हालांकि कई लोग मुझे गाली भी देंगे उसके बाद। लेकिन जो बच्चियाँ बढ़ रही है अभी, उसको छोटा कपड़ा पहनाने कोई तुक दिखता है क्या?
नहीं दिखता है। लेकिन मॉडर्न सोच के हिसाब से मॉडर्न बन रहे करके क्या करते हैं, उनको बचपन से छोटा कपड़ा पहनना स्टार्ट कर देते हैं। अब वही फिर उनको तो बच्चों को थोड़ी पता है, वो उनके लिए नॉर्मल है, फिर जब बड़े होंगे तो नॉर्मल हैबिट होगी। अब उसके में फिर लगेगा कि बच्चे लोग कैसे कपड़े पहन रहे हैं। मैंने कहा कपड़े कुछ भी पहनो, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन कहाँ पहनना है उतनी समझ तो होनी चाहिए, उतना समझ भी क्रिएट करने की ज़रूरत है कि भाई तुम हाई क्लास की पार्टी में जा रहे हो, जहाँ पे पब में जा रहे हो, तो वहाँ कुछ भी पहनो जाओ, लेकिन एक गांव की शादी में कुछ भी पहन के जाओगे तो फिर क्या होता है पहन भी लेंगे फिर ऐसे खींचते रहते हैं। तो वहाँ कितना सेंस तो रहा है कि वहाँ क्या पहन के जाना है। तो ये कहीं ना कहीं पेरेंटिंग की गलती है ना। बच्चियों को जो है, लड़कों को तो लड़के, मेरा बेटा है वो हाफ पैंट पहन के जाने में शर्माता है, तो मैं बोलता हूँ लड़कियां पहन के घूमती, तेरे क्या शर्म आ रही है, तो बोलती वो लड़कियां हैं। ठीक है, तो होना एक होता नहीं, एक किस समाज में हम रह रहे हैं। मैंने छोटे कपड़े बड़े कपड़े उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन अमेरिका में पल बढ़ रहे हो कि तुम एक हाई क्लास सोसाइटी में आसपास जो सभी लोग वैसे ही पहने हुए हैं, तो वहाँ पे तुम पहन रहे हो तो कोई नॉर्मल है वहाँ के लिए। लेकिन कोई गांव में जाके कोई ऐसी जगह जहाँ पे अभी समाज उतना विकसित नहीं हुआ है ना, बाकी चीज़ों में हम अभी भी क्या हमारी सोच दबी हुई है, तो वहाँ पर यदि तुम इस तरीके से हरकतें करोगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा, मैंने कहा था पुरुष भी जिम्मेदार है उसके लिए। लोग बोलते हैं ना कि पुरुषों की नज़र को ठीक करने की ज़रूरत है, लेकिन कुछ चीज़ें नेचुरल है, उसको तुम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। तो उसके सॉल्यूशंस के लिए हमें कहीं ना कहीं एक पूरा का पूरा बेसिक पेरेंटिंग को सुधारने की ज़रूरत है। तो एक तंत्र के रूप में जब इन समस्याओं को देखोगे, सिर्फ रेप ज़्यादा हो रहे हैं है ना, उसके पीछे सिर्फ एक कारण ढूंढोगे कि पुरुष ही गलत है ना, वो भी एक सही डिसीजन नहीं है। उसके पीछे और भी कई सारे कारण, उसको भी फाइंड आउट करने पड़ेंगे आपको जो है। तो कोई भी सामाजिक घटना हो चाहे सामाजिक समस्या हो, उसको एक तंत्र मान करके अध्ययन करेंगे तो हमें ज़्यादा बेटर तरीके से हम उसका क्या कर पाएंगे, सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। तो इसका यूज कहीं पर भी कोई भी एग्जाम्पल दे करके आप जब भी क्वेश्चन आ जाए, मानव भूगोल में इसका क्या महत्व है, क्या यूज है ना, प्रिंटेड नोट्स में दिया होगा, वो रटे रटाए क्वेश्चन वहाँ से नहीं लिख सकते आप, जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ वहाँ से उठा कर कुछ भी डाल देना है। समझ गए आप, कॉन्सेप्ट समझ गए कि तंत्र विश्लेषण का यूज क्या है। तो कोई भी घटना हो, चाहे जैसे वर्तमान में युद्ध की घटना हो, चाहे वर्तमान में कोई भी आपको समाज में दिख रही हो घटना, उसको एक तंत्र मान करके अध्ययन करने की ज़रूरत है, सिर्फ एक घटना के रूप में अध्ययन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके तंत्र का मतलब समझ ही गए होंगे आप लोग, जो जितनी भी चीज़ें उससे जुड़ी हुई है उसको लेकर के चलते हैं। तो ये हो गया तंत्र विश्लेषण का कॉन्सेप्ट। कमियां क्या है, इसकी भी आलोचना या कमियां हैं, सीमाएं हैं। तो सीमाएं तो ये है कि सभी तत्वों के बारे में पता करना आसान नहीं होता है। सभी तत्वों जिस या प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में पता करना आसान होगा क्या? किसी भी तंत्र को कितने तत्व प्रभावित करते, सभी प्रभावित करने वाले तत्वों की जानकारी असंभव है। आया समझ में? ऑल द फैक्टर्स, उसको फाइंड आउट करना क्या होगा, इम्पॉसिबल है। कितनी भी कोशिश कर लो, कुछ सभी तत्व, कृषि को और कई सारे तत्व हो सकते हैं, मानसून का और भी कई तत्व हो सकते हैं जो अभी हम पता ही नहीं हमें, है ना। आपकी पर्सनालिटी को प्रभावित करने वाले और कभी कई कारक हो सकते हैं जो हम नहीं जानते, कोई नहीं जानता है कि नहीं। तो इस तरीके से सभी प्रभावित करने वाले तत्वों की जानकारी क्या है, असंभव है। फिर दूसरा है मानव व्यवहार का अध्ययन असंभव है, मतलब मानव व्यवहार को पूरी तरह समझना असंभव है। पूरी तरह समझना असंभव है कि नहीं। अब कितनी भी कोशिश कर लो, कुछ ना कुछ, कौन सा व्यक्ति कब क्या बिहेवियर करेगा पता ही नहीं रहता है। जिसको अच्छा समझते तो बुरा निकल जाता है, बुरा समझते थे अच्छा निकल आता है कि नहीं। तो मानव व्यवहार का ऐसी भी अध्ययन करके विश्लेषण करना क्या होता है, तो हर जगह इसको लागू करना भी इतना आसान नहीं होगा। तो ये सब कुछ बाउंड्रीज है, कुछ सीमाएं हैं, एक दो कमियां हैं इसकी जो है कि तंत्र विश्लेषण का यूज कर तो सकते, लेकिन ओवरऑल देखेंगे तंत्र विश्लेषण एक अच्छी संकल्पना है। किसी भी घटना, किसी भी समस्या के समाधान के लिए उसको हमें एक तंत्र मान करके अध्ययन करना और समाधान निकालना क्या होगा, ज़्यादा उचित है, न कि एक घटना मान करके, इंडिविजुअल फैक्टर मान करके। आया समझ में? तो कंक्लूजन इसका याद है। इसे स्लाइड भी बनाया है मैंने, स्लाइड भेज दूंगा आप लोग को, जो समझाया हुआ है वही स्लाइड में भी है।
और बाकी प्रिंटेड नोट्स में भी है, लेकिन स्लाइड्स में ज़्यादा अच्छा है, तो स्लाइड्स ज़रूर देख लेना। और इतना ही पढ़ना है, इतना ही समझना है। आए हुए क्वेश्चंस, मैंने कहा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तुम लोग को जिम्मेदारी खुद को दिया हुआ है मैंने, नहीं देख रहे हो तुम्हारी कमियां हैं, है ना। तो उसको देख लिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नसरीन, है ना। देखो लिख पा रहे नहीं लिख पा रहे, लिखने की कोशिश करो, सोचो, पहले तो टॉपिक को अच्छे से पढ़ो समझो, है ना। आंसर कब लिखना होगा अच्छे से, पहले तो उस टॉपिक को पढ़ो समझो याद करो, उसके बाद लिखने की कोशिश करो। तो पहली बार जब लिखोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, क्या लिखे क्या छोड़े वो भी समस्या आएगी, लेकिन अभी लिखना स्टार्ट करो। फिर जब दोबारा खुद पढ़ोगे तो लगेगा कि ये चीज़ मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन के हिसाब से डिमांड नहीं है, तो धीरे धीरे करके फिर छटना स्टार्ट होगा। तो इस तरीके से आंसर राइटिंग एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे करके लिखना सीखोगे, है ना। चाहे खुशबू हो तो पहले दिन तुम्हारे टाइप की थी, अब लिख लेती है, क्या खुशबू, ठीक है। तो धीरे समय के साथ एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, उसको चला लो, लेकिन कोशिश करना है लिखने की, तब धीरे धीरे लिखना। आगे स्टार्ट बस करो, मैंने कहा ना सफ़र की स्टार्ट करो, तो आज नहीं तो कल मंजिल मिल ही जाएगी। भटके हुए तो वो लोग हैं जो सफ़र पे निकले ही नहीं, समझ गए ना भाई। कई लोग होते हैं ना कि कई सारे मेरे ऐसे लोग को देखता हूँ जो इस डर से कि बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो फेल ना हो जाए, है ना, ये काम करेंगे तो फेल ना हो जाए, उसके चक्कर में कुछ ज़िंदगी में, जबकि ठीक ठीक उसे घर में पैसा है, सपोर्ट भी है, सब कुछ है, लेकिन सिर्फ इस डर में कि पता नहीं सक्सेस होगा कि नहीं होगा करके स्टार्ट ही नहीं करते हैं। अब स्टार्ट नहीं किए तो कैसे पता चलेगा। मैंने कई सारे अभी ट्रायल एंड एरर में ज़िंदगी भर करते रहा हूँ, अभी करते ही रहता हूँ। मैंने जो भी सीखा है जीवन में क्या है, ट्रायल एंड एरर प्रोसेस से सीखा है। ट्राई करो, सक्सेस तो ठीक, फेल हो गए तो दूसरा रास्ता ढूंढो, लेकिन गलत हो जाएगा, फेल हो जाएंगे, इस चक्कर में हम स्टार्ट ही नहीं किए तो जीवन में कुछ कर ही नहीं पाएंगे। किसी को कहा गया कि भटके हुए वो लोग हैं जो सफ़र में निकले ही नहीं। तो सफ़र पे तुम लोग निकल चुके हो, तो अब उसमें